बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिफ़ाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस एंड बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। इनके ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं और इसके जो नोट्स हैं इनके बारे में डिटेल्ड नोट्स, किस तरह से आपने पेपर्स में इनको लिखना है और इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस वर्डिंग फॉर्म में उसके नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को। जैसा कि इसके नेम से जाहिर है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स में हम उनको इस तरह से डिफाइन करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास n नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं phi1, phi2, phi3 एंड सो ऑन phi n। ये वेक्टर्स हैं तो ऊपर हम इनके एरो भी लगा सकते हैं। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये n ऐसे वेक्टर्स हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। नॉन ज़ीरो से मुराद है phi1, phi2, phi3 एंड सो ऑन, जो phi n है इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है। और वैसे इक्वल भी नहीं आएगा, क्योंकि phi1 इज इक्वल टू phi2 का मतलब है कि ये बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन का मैं मतलब ले रहा हूँ कि इनमें से कोई एक भी ज़ीरो नहीं है। हमारे पास n नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं एक वेक्टर स्पेस के अंदर। ये वाले वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर हम ये इनका कम्बिनेशन लिखें। इन n वेक्टर्स का कम्बिनेशन है ai phi i इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n ai phi i इज इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब ये है कि हम इनको लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर सम के तौर पे नहीं लिख सकते। मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये ऐसे बनेगा, i की वैल्यू 1 से n तक रखेंगे, a1 phi1 प्लस a2 phi2 प्लस a3 phi3 एंड सो ऑन, आगे आ जाएगा an phi n। इन तमाम टर्म्स का सम लें तो आंसर 0 आना चाहिए। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। हमने पहले ही जिक्र कर लिया है कि ये जो phi1 phi2 phi3 phi n है, इनमें से कोई एक भी ज़ीरो नहीं है, ये सारे नॉन ज़ीरो हैं। अगर ये सारे नॉन ज़ीरो हैं तो इस इक्वेशन से ये मतलब लिया जाएगा कि यहाँ पे जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ रहे हैं a1 a2 a3 सो ऑन an, फिर ये तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या हैं, ज़ीरो के इक्वल हैं। क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, इसके साथ ये टर्म ज़ीरो मल्टीप्लाई होगी तो आंसर ज़ीरो आएगा। ये तमाम रकमों का आंसर ज़ीरो है और वो उसी वक्त पॉसिबल है जब a1 a2 a3 और an ज़ीरो हों। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें हमने ये जिक्र किया है कि अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर उनका हम सम लें स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन लेके, तो ओवरऑल आंसर क्या आता है, 0 के इक्वल। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम इन तमाम वेक्टर्स को अगर लीनियरली ऐड करें तो आंसर 0 आता है लीनियर कम्बिनेशन में। और वो आंसर किस वजह से आ रहा है 0, कि इनके साथ जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो 0 के इक्वल आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट वेक्टर्स वो होंगे जो इसका उलट होंगे, जिनमें हम इन वेक्टर्स को, जो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, उनको हम लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनका जो आंसर है वो 0 नहीं आएगा। आंसर 0 ना आने से मुराद ये है, वो मैं आपको बताता हूँ। आंसर 0 ना आने से मुराद ये होगा
कि हमारे पास कोई वेक्टर है फाई n, उसको हम इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे ऐसे लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 to n ai फाई i प्लस समेशन, ये n-1 तक होगा, यहाँ पे स्मॉल n लिखेंगे, और ये आएगा i इज इक्वल टू n+1 से कैपिटल N तक, क्योंकि हमने कहा है हमारे पास टोटल n वेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पे गौर करें कि इनमें ये फाई के साथ स्मॉल सबस्क्रिप्ट है n, ये फाई n वाला एलिमेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन से। तो क्योंकि जो एलिमेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो वो वाला नंबर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ n-1 है, ये n+1 है, दरमियान वाला नंबर n है, तो वो यहाँ पे हमें वेक्टर हासिल हो रहा है। मैं इसका फिर से एक खुलासा बयान करूँ इन जो चीज़ों को अभी हमने देखा है। अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं और वो नॉन ज़ीरो हैं, अगर तो उनको हम इस तरह से लीनियरली ऐड करें, स्केलर नंबर के साथ उनकी प्रोडक्ट लेके आंसर ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वेक्टर्स हैं इनमें से कोई भी एक वेक्टर दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर हम उनको इस तरह से लिखें कि इनके लीनियर कम्बिनेशन से आंसर ज़ीरो ना आए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखें। सपोज हमारे पास एक नया वेक्टर आता है साई, हम ये कहते हैं और सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं ए आई फाई आई। इस तरह के तमाम वेक्टर्स को लीनियरली ऐड करने से एक नया वेक्टर हासिल हो जाता है, आंसर ज़ीरो नहीं आता। इट मीन्स कि ये जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इनके कम्बिनेशन से कोई नया वेक्टर आता है, कोई नया आंसर बन जाता है। अब उसको हमने यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख लिया था कि हम इनके दरमियानी कोई फाई n एलिमेंट इस तरह से इनके लीनियर कम्बिनेशन से हासिल कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं फाई 1, फाई 2, फाई 3 एंड सो ऑन फाई n, इनको अगर हम एक सेट की सूरत में लिख लें, उसको हम फाई आई सेट बना लेते हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, ये वाला, बल्कि अगर ये इस तरह से लिखा जा सकता है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। सो सेट जो फाई आई है इज said to be लीनियरली डिपेंडेंट। अब लीनियरली डिपेंडेंट से मुराद ये है कि दरमियान में कोई एलिमेंट है फाई n, इसी सेट का जो कोई एक एलिमेंट है वो इसी सेट के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन से हासिल किया जा सकता है। इस इक्वेशन का ये मतलब है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, मैं आपको लीनियरली डिपेंडेंट की एक और सादा सी मिसाल देता हूँ आम वेक्टर्स की सूरत में। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम कोई नंबर लगा लेते हैं 5b। अब हम ये कहेंगे कि ये जो a है ये डिपेंडेंट है इस b के ऊपर, तो हम कहेंगे a इस b के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो ये एक सादा सी मिसाल आ गई डिपेंडेंट वेक्टर्स की। और अगर हम इसको जनरल कर लें, यहाँ तो मैंने नंबर लिख लिया था ना, हम लिखते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं c, बल्कि स्मॉल a लगा लें, स्मॉल a b, ये स्केलर नंबर है, ये वेक्टर्स हैं। और हम इसको ऐसे लिख लें a माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे भी, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें अगर हम ये कहें कि ये आंसर 0 उस वक्त आता है जब a भी 0 है, ये a भी 0 है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट लगा लें b, और b भी 0 है, और a वेक्टर और b वेक्टर जो हैं ये 0 नहीं है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये लीनियरली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट जब इनके नंबर ये 0 हों। यहाँ पे मिसाल लेते हैं, अगर मैं इसी वेक्टर को लिख लूँ a इज इक्वल टू 0 b, अगर यहाँ पे जो ये स्केलर है उसकी कोई वैल्यू है तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे ये नंबर ही 0 है
तो फिर क्या आएगा कि ये आंसर 0 हो जाएगा। तो हम इनको लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे नहीं लिख सकते, ए किसी भी और वेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट मीन्स ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऑन अदर वेक्टर्स। तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में ये है जो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से भी देखा कि कोफिशिएंट्स 0 होने चाहिए। तो ये दो डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद अब हम डिफाइन करेंगे डायमेंशन ऑफ वेक्टर। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से क्या मुराद है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर स्पेस के अंदर ये वेक्टर्स हैं phi1, phi2, phi3 एंड सो ऑन phi n। हमारे पास n वेक्टर्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, और अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, तो जो इनकी तादाद है, इनकी जो तादाद है, कितने वेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 सो ऑन n वेक्टर्स हैं, तो हम कहेंगे इस वेक्टर स्पेस की n जो क्या है वो डायमेंशन है। जितने किसी वेक्टर स्पेस के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उतनी उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी। तो इसकी डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी प्रॉपर। मैं यहाँ पे यूट्यूब लेक्चर्स में जस्ट एक्सप्लेन करूँगा ताकि थोड़े टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी प्रॉपर डेफिनेशन नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे। हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, जो भी उनका नंबर होगा, जो भी उनकी तादाद होगी उतनी डायमेंशन होगी। सपोज हमारे पास एक वेक्टर स्पेस में 10 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो फिर डायमेंशन क्या होगी, 10 डायमेंशनल। 10 डायमेंशन होगी और हम बोलेंगे कि ये 10 डायमेंशनल स्पेस है। जितने डायमेंशन हो उतने डायमेंशनल स्पेस हम कह देते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent vectors in a vector space is called dimension of that vector space। अब उसके बाद ये डायमेंशंस के बाद अगली हम डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसमें हम ऐसे भी लिखेंगे ai phi i। हम उन n डायमेंशनल स्पेस में हम किसी भी वेक्टर को, कोई वेक्टर है साई, उसको हम एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स लिख सकते हैं। मतलब कि इनके कम्बिनेशन से अगर ये ए आई ज़ीरो नहीं है, ये कोफिशिएंट्स अगर ज़ीरो नहीं हैं, तो फिर हमारे पास एक नया वेक्टर हासिल हो सकता है। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे वेयर ए आई आर नॉट ऑल ज़ीरो। ये तमाम के तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं है, इनमें से कोई एक जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो हो सकता है या दो ज़ीरो हो सकते हैं, सारे ज़ीरो नहीं हैं। तो फिर इनके लीनियर कम्बिनेशन से हम एक नया वेक्टर हासिल कर सकते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे जी यहाँ पे बेसिस को। हमारे आज के टॉपिक में ये बेसिस लास्ट हेडिंग है, ये हम डिस्कस करेंगे, फिर ये लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम इससे अगली चीज़ें जो हैं वो लेके आएंगे। बेसिस जो है ये बड़ी आसान डेफिनेशन है। देखिए हमारे पास एक वेक्टर है phi1, phi2, phi3 सो ऑन phi n। अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इन वेक्टर्स का जो सेट होगा, देखिए मैंने सेट की अलामत लगा दी, इन वेक्टर्स का जो सेट होगा, सपोज हम उसे phi i से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स,
इस सेट को हम नाम देते हैं कि ये है बेसिस। किसी भी वेक्टर स्पेस में जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स का जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं आपके ज़हन नशीन हो जाए। डेफिनेशंस को तो आपने याद कर ही लेना है, उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आसान, फिर आपके लिए वर्डिंग बहुत